अपने वीडियो को। ओके, दिखना चाहिए, शक्लें दिखनी चाहिए, तो वो बढ़िया रहता होता है। जो जो कर सकते हैं वो करके बैठो ऑन अपना, आप भी थोड़ा एक्टिव होके पढ़ोगे फिर। बाकी क्लास में करते हो कि नहीं करते? नो सर। किया करो। अरे इन तो करके बैठे यार, तू आराम से तो बैठे, फिर क्या ही दिक्कत है? क्या लेटना भी होता है कभी कभी बीच में है? चलो देखो, देखिए, अब जो हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे टॉपिक, तो हम लोगों ने बात कर ली प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको ये चीज कन्वे कर दी थी कि हमारे पास कुछ, पहले मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी और कुछ फिनोमिनन ऐसे थे जो मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई। जो वो फिनोमिनन मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो मेजरली थे हमारे पास, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बेसिकली ये तीन फिनोमिनन काफी जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैक्सवेल। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई जो मैक्स प्लैंक ने दी, और उस थ्योरी को हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। क्लियर? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। तो अब जब हम लोगों ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ लिया बेटा, अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पे ना तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ेंगे, ना ही हम लोग यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि ये वाले टॉपिक डिटेल्ड आपके पास फिजिक्स में भी आएंगे और केमिस्ट्री में सबसे लास्ट में इनको करवाया जाएगा, क्योंकि हमारा मॉड्यूल जिस तरीके से बना हुआ है हम उसी तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। तो आपने अपने मॉड्यूल में देखा होगा, मॉड्यूल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास हमारा नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में और फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट होता क्या, जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को करते हैं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को तब समझा जा सकता है जब आपको बोहर मॉडल आता हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम लोगों ने टॉपिक आज स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, और उस टॉपिक का नेम है हमारे पास बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्लियर? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी करना है वो बोहर एटॉमिक मॉडल है। अब काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, क्या सर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करेंगे ही नहीं? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हर इंस्टीट्यूट का एक स्ट्रेटेजी होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग से इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट इससे प्रोड्यूस किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो जो टॉपिक हम लोग आपको जिस सीक्वेंस में करा रहे हैं, आपने उसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। देखिए हुआ क्या, ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके बेसिस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है और पेपर में भी बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो हमारे पास एक फेमस साइंटिस्ट है यार, नील बोहर, ठीक है। फेमस साइंटिस्ट का नेम है नील बोहर। तो नील बोहर हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बोहर एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। और जो बोहर एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया 1913 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नील बोहर ने। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं भी जो नील बोहर था, जो उसका बोहर एटॉमिक मॉडल है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब स्टूडेंट ये होता है भी उसके सिद्धांत क्या थे, मॉडल क्या कहना चाहता है, किस सिद्धांतों पे ये मॉडल बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके इसके पोस्टुलेट्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट था, फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या बोला, बोहर का पोस्टुलेट ये था, कहता एटम के सेंटर में कहता है पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, और उस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ये पहला पोस्टुलेट उसने बोला, तो इसको लिख लेते हैं। तो बोहर ने क्या बोला था, एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई in the center surrounded by किसके द्वारा कहता हूँ सराउंडेड था, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला पोस्टुलेट था। तो मेरे सबको पहला पोस्टुलेट क्लियर हो गया। सेकंड क्या उसने बोला, सेकंड पोस्टुलेट स्टूडेंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेकंड पोस्टुलेट है वो जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, तो उसको ये जस्टिफाई करता है। मतलब उसको एक जस्टिफाई नहीं करता, उसका एक उसको एक्सप्लेन कर पाता है। जो उसका फेलियर था उसको इसने एक्सप्लेन कर दिया।
रदरफोर्ड का फेलियर ये था, रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, बोहर ने ये चीज बोली, कहता जैसे मान लो एक हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, और कहता है एटम्स के बाहर ना ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट से बने हुए हैं, ऐसे काफी सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं एटम्स के बाहर, और उन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एक ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो उसने ये बोला जब, तो उसने क्या बोला सेकंड पोस्टुलेट्स के अंदर, कहता मान लो आप इस इलेक्ट्रॉन्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लो, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, कहता जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, अगर उसी ऑर्बिट में वो घूम रहे, अगर वो उसी ऑर्बिट में घूम रहे, तो कहता ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है, और ना ही वो एनर्जी क्या करने वाला है, एमिट करने वाला है। मेरी बात क्लियर है? देखो दो चीजें यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है वो। यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स इकट्ठे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो उसने बोल दिया, पहला पॉइंट तो उसने बोला, देखो क्या बोल दिया भी, एटम पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के लिए बना होता है, उसके बाहर सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। सेकंड पॉइंट उसने बोला भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर वो एक फिक्स्ड पाथ में घूम रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, उन फिक्स्ड पाथ को हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिट। और जो हर ऑर्बिट होता है उसका एक एनर्जी है और उसका एक रेडियस है। ये जो ऑर्बिट होगा उसका एक फिक्स रेडियस होगा और फिक्स एनर्जी होगी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल दिया उसने, ये बोल दिया बोहर ने, कहता मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मतलब थर्ड ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, और थर्ड ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व करता जा रहा है, जिस ऑर्बिट में उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो कहते जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक ना तो वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही कोई एनर्जी एमिट करेगा। अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और ना ही एनर्जी एमिट कर रहा है, तो इसके लिए उसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, स्टेशनरी वर्ड। स्टेशनरी का मतलब होता है रुकना। अब यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब ये नहीं होगा भी इलेक्ट्रॉन्स रुका होगा, स्टेशनरी का मतलब है एनर्जी रुक गई। एनर्जी रुकने का मतलब ये हो गया भी जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही वो एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो लिखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, the electron in an atom revolve around nucleus, revolve around nucleus, ठीक है, revolve around nucleus in a certain orbit, in a certain path, in a certain path which has definite shape, which has definite radius and energy, which has definite shape and energy, called orbit। उसको क्या बोल देंगे, ऑर्बिट बोल देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से बच्चों को पॉइंट क्लियर होगा यार। सेकंड पॉइंट भी डन है सबको, कोई कंफ्यूजन, हाँ या ना बोलो, नो, क्लियर। चलिए, तो ये थे 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट्स के बाद थर्ड पॉइंट जो बोहर ने बोल दिया, थर्ड पॉइंट उसने बोला भी जब तक वही पॉइंट लिखो, सर फिलहाल एक तो बार पीछे कर दो, वो रहता है। दोच अरेन, क्लियर बेटा दोनों पॉइंट। कहां से बेटा तू? अच्छा सिरसा से, ओके ओके, हो गया डन। यस सर। ओके चलो, अब थर्ड पॉइंट क्या उन्होंने बोला, थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है कहता है जो व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve around a nucleus, revolve around a nucleus in a definite orbit, in a definite
ऑर्बिट, ठीक है, डेफिनेट ऑर्बिट में घूम रहे, इट नेवर एब्जॉर्ब एनर्जी, नेवर एब्जॉर्ब और emit एनर्जी, और emit एनर्जी, ठीक है। दिस, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट। तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब सबको समझ आ गया। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये मत ले लेना भाई कहीं इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है यार, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, नो 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 नो, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से इन स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। अब आ गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे क्या किया, सर हाँ जी, सर पर वो अपनी ऑर्बिट में भी एक्सेलरेट तो करेगा, तो ये वाला पॉइंट क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब ये आपको अभी इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग रिलेट नहीं करना। देखो इसके बारे में इसने पहली बात बोल दी, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स में। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब आप क्लासिक मैकेनिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आप और बहुत चीजों के बारे में स्टडी करोगे। एक्चुअली क्या, बोहर ने ये पॉइंट पहले जस्टिफाई कर दिया, उसने बोल दिया, कहता अब ऐसा उसने क्यों बोला इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम उसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसने ये बोल दिया, उसने जस्टिफाई कर दिया, कहता देखिए जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहे ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले, ना ही एनर्जी एमिट करने वाले। जब उसने ये बात बोल दी, अब क्लासिकल मैकेनिक्स पे छोड़ दो, रदरफोर्ड ने तो ये बात बोली नहीं थी ना। रदरफोर्ड बोलता है ऐसे घूम रहे, और जब वो क्लासिकल मैकेनिक्स वहां पे इंप्लीमेंट की, कहता ये तो गलत हो जाएगा अपने पास से। जब यहाँ पे बोहर ने बोला, बोहर ने पहली वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया भी, कहता कुछ मर्जी है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहे ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा। और जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है बेटा वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम लोग ये देख रहे हैं भी बोहर ने ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट में ये बात बोल दी, राइट, ओके क्लियर। सर, हाँ यस। जी। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, देखो फोर्थ पॉइंट होता है बेटा, सोच के देखो, मान लो अपने पास कोई ऐसा कोई पहाड़ सा बना हुआ है यार, ठीक है, एक पर्वत है, आप लोग यहाँ पे खड़े हुए बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे यार, आपने क्या करना, ऊपर जाना है, तो क्या करोगे आप, एनर्जी लगाओगे ना यार, ठीक है। एरिन तू यहाँ पे खड़ा हुआ है और तूने यहाँ पे जाना है, ये टीसी पे जाना है, बिल्कुल चोटी पे जाना है, तुझे क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब तू ऊपर जाएगा यार, Yes, राइट। sir. तो वही चीज क्या बोला बोहर ने, बोला बोहर कहता भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, कहता क्या होता है, कहता मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट, ये इस तरीके से ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हम लोग बोहर की हेल्प से कैलकुलेट भी करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं माय डियर, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज करती है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी इंक्रीज करती है, ये हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे बोहर की हेल्प से। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इसने बोला, कहता देखो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और वो यहाँ पे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे ऊपर पहाड़ वाला केस एग्जांपल लिया हम लोगों ने, कहता इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, कहता वो अगर इलेक्ट्रॉन ने नीचे से ऊपर जाना है ना तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी मिलेगी, तब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटर स्टेट की तरफ मूव करेगा। ये एनर्जी कैसे लेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले सकते हैं, ठीक है, एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटर स्टेट पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है उसको तो मैं E1 मान लेता हूँ और बाहर वाली स्टेट को E2 मान लेता हूँ। मान लो E1 की एनर्जी 2 जॉउल मान लो और E2 की एनर्जी 4 जॉउल मान लो, बताओ कितनी एनर्जी लगेगी उसको, ऊपर जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, 2 जॉउल ग्राउंड, हाँ या ना। अरे बच्चों रिप्लाई नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा, बताओ 2 जॉउल आएगा कि नहीं आएगा। जहां पे Yes, जाना है sir. वहां पे एनर्जी 2 जॉउल है, और जहां से जाना है और जहां पे जाना है उसकी एनर्जी 2 जॉउल है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने के लिए 4 जॉउल मतलब 2 जॉउल एनर्जी और चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने डेल्टा ई निकाल लिया। डेल्टा ई क्या बेटा जी, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, हम लोग निकालेंगे E2 माइनस E1, दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस ले लो। आपको सबको ये बात क्लियर है, गेविन जो, देखो बेटा जी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो E1 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने कहाँ पे जाना है, E2 पे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, कम एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाना है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना। तो फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है भी अगर एटम को एनर्जी मिलेगी
तो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हाई स्टेट पे जंप कर जाएगा। ये ऐसा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जंप करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को? दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लो, E2 माइनस E1। अब यहाँ पे सोचो क्या चीज, E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है, E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर E2 ग्रेटर देन E1 है तो डेल्टा E क्या आ जाएगा? डेल्टा E क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा E का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा E पॉजिटिव आने का मतलब, जब भी E के साथ पॉजिटिव साइन आ जाए, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एनर्जी के साथ पॉजिटिव आना मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी क्या हो रही है? प्रोवाइड कर रहे हैं। दो फिनोमिनन होते हैं बेटे, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को, एटम को एनर्जी दे रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। ओके, तो फोर्थ पॉइंट लिख लें स्टूडेंट्स, क्या होगा? सबको समझ आ गया? लिखो। Yes, sir. तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं? फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं, कहता व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, it will absorb energy, it absorb energy, बस सिंपल लिख लो, it absorb energy। यस फ्रेंड्स, बताइए सबको क्लियर? फोर्थ पॉइंट डन, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमेगा तब तो ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा, पर अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जंप कर जाएगा। या फिर बोल सकते हो लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करें। फोर्थ पॉइंट तक डन है सबका? डन स्टूडेंट्स? ओके, Yes, sir. अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोला उसने? बोर के फिफ्थ पोस्टुलेट्स पे आ गए हम लोग। बोर कहता है इसका उल्टा सोच लो यार। कहता उल्टा क्या है? कहता ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मान लो कोई हायर ऑर्बिट है। कहता अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आ रहा है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आ रहा है। इसकी एनर्जी को E1 बोलेंगे, इसकी एनर्जी को E2 बोल देंगे, क्योंकि जहां से आ रहा है वो E1 है और जहां पे आ रहा है वो E2 है। अब क्या हो रहा है, आप सोच के देखो तो कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा? डेल्टा E क्या आएगा बेटा जी? एमिट एनर्जी आएगा ना, एमिट एनर्जी। क्योंकि जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे गया, जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे गया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब मान लो यहाँ पे एनर्जी 4 जूल है, अब वो 4 जूल से कहाँ पे आ रहा है? 2 जूल पे आ रहा है। अगर 4 जूल से 2 जूल पे आएगा तो 2 जूल एनर्जी क्या करेगा बेटा? वो एमिट करेगा अपने पास। क्लियर? तो बोर ने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, डेल्टा ई। क्या करेंगे, कैसे निकालना होता है डेल्टा ई? फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमेशा। चेंज हमेशा कैसे निकालते हो? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो फाइनल कौन सा स्टूडेंट्स? फाइनल है E2, इनिशियल कौन सा है? E1। कौन बड़ा है? E1 की वैल्यू E2 से ग्रेटर है, तो डेल्टा E के आगे डेफिनेटली साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। और डेल्टा E के आगे जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो डेल्टा E के आगे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है भी यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब इन दिस केस जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया? एक्सोथर्मिक वर्ड यूज किया। बताओ यहाँ तक क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट समझ आया क्या होता है? बोहर ने क्या बोला? बोहर ने नेक्स्ट पॉइंट में बोल दिया, कहता व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, इट एमिट एनर्जी। हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, ठीक है, हायर स्टेट से अगर वो लोअर स्टेट पे आएगा इट एमिट्स एनर्जी।
it emits energy. yes स्टूडेंट्स, चलो बोलो फटाफट यहाँ पे रिप्लाई चैट बॉक्स के अंदर। इशिता क्या नहीं समझ आया बच्चों, बोलो इसमें क्या पूछना है आपने। जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे गया तब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो अब इसने क्या बोल दिया, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। सारा दोबारा से बताऊं, फिफ्थ पॉइंट सारा दोबारा से। फोर्थ पॉइंट क्लियर है इशिता, पहले बताओ। अगर फोर्थ पॉइंट क्लियर है तो फिफ्थ इजीली समझ आ जाएगा। पता है फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है। फिफ्थ पॉइंट में उसने, हाँ फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है देख, मान लो इशिता आप यहाँ पे खड़े हो, इस लेवल की एनर्जी 4 जाउल है, यहाँ पे एनर्जी 2 जाउल है, आप यहाँ पे हो। जब आप 4 जाउल से जंप करके 2 जाउल पे आओगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आओगे, तो आप एनर्जी एमिट होगी ना उस केस में। अब क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बाहर से लोअर से हायर नहीं जा रहा, हायर से लोअर स्टेट पे आ रहा है, और हायर जितना न्यूक्लियस से दूर होता है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। E1 की एनर्जी ज्यादा है, E2 की एनर्जी कम है। जब वो हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। कितनी एनर्जी एमिट करेगा, दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। फाइनल कौन सा है E2, इनिशियल कौन सा है E1, तो E2 माइनस E1 कर दिया। E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है, तो अगर E2 E1 E2 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली जो डेल्टा ई आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, अभी एनर्जी नेगेटिव है, वो थोड़ा सेंस होता है। एनर्जी नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है एनर्जी निकल रही है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे +2 जाउल लिख देता हूँ और -2 जाउल लिख देता हूँ, इनका मतलब क्या है, +2 जाउल का मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है, 2 जाउल एनर्जी हम लोगों ने प्रोवाइड की, और -2 जाउल का मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ये 2 जाउल एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। राइट, क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. ओके राइट, फिफ्थ पॉइंट डन। ओके, अब 6 पॉइंट तो काफी बच्चों का अच्छा खासा दिमाग हिलाता है, तो 6 पॉइंट को समझना। चलो रीन, रीन कर वीडियो ऑन, तो मेरे को आंसर कर इस चीज का, आजा कुछ बातें डिस्कस करते हैं तेरे साथ। चलते चल फटाफट कर स्टार्ट, वीडियो ऑन कर। ऐसे थोड़ा काम चलता होता है। सेटिंग कर रहा है क्या अभी कुछ, वीडियो वर्क नहीं करती, अभी तो कर रही थी। चलो देखो, ओके बच्चों सभी ने रिप्लाई करना है, ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं 6 पॉइंट को समझने के लिए। गेविन जब तक, बेटा गेविन क्या बोला था उसने, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तब तक ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा। पर अगर आप उसको एनर्जी मिल रही है, अगर उसने हायर स्टेट पे जाना है फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो लोअर स्टेट पे आ रहा है फिर एनर्जी एमिट करेगा। पर जब तक वो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा होगा तब तक कोई एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करने वाला वो। ओके, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तीनों पॉइंट्स अलग अलग है ना बेटा। ओके चलिए, अब 6 पॉइंट को देखते हैं। 6 पॉइंट में क्या होता है, 6 पॉइंट को समझने के लिए क्या करना है, आप सपोज करो, अच्छा मेरे को बात सुनो, सपोज करो आपके पास एक लेस का पैकेट है यार, यहाँ पे लेस पैकेट की बात करते हैं, आपके पास एक लेस का पैकेट है। वो जो लेस का पैकेट है वो मान लो अपने पास 10 रुपीज का है, 10 रुपीज का एक लेस का पैकेट है, ठीक है, या 10 ग्राम का मान लो, 10 रुपीज नहीं, अगर वेट करना है तो 10 ग्राम का मान लो। ओके 10 ग्राम का है। अच्छा अगर मान लो लेस का एक पैकेट है, अगर मान लो बेटा 2 पैकेट होंगे तो कितने ग्राम के होंगे, 2 पैकेट होंगे तो कितने ग्राम के होंगे, 20 के होंगे बेटा। 3 पैकेट होंगे तो कितने ग्राम के होंगे, 30 के। 4 पैकेट होंगे तो कितने ग्राम के होंगे, 40 के होंगे। 10 पैकेट्स होंगे तो कितने ग्राम के होंगे, 100 ग्राम के होंगे। राइट, इसका मतलब ये आ गया भी जो मैगी के पैकेट्स का जो टोटल वेट होगा वो हमेशा 10 का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा, हाँ या ना। यस
जो ये बात Yes, क्लियर है? sir. इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन। क्या मतलब होता है इस वर्ड का? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटे फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज। इसका मतलब ये होगा जो लेस के पैकेट का जो वेट है ना वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब ऐसा नहीं है भी एक पैकेट, क्योंकि सारे पैकेट एक जैसे हैं, तो अगर एक पैकेट 10 ग्राम का है तो जो भी जितने भी लेस के आप पैकेट लोगे उनका जो टोटल वेट आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा। और एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलर तरीके से क्या हुआ, बोहर ने क्या बात बोली, आपने एक वर्ड सुना होगा मोमेंटम। मोमेंटम वर्ड सभी ने सुना हुआ है। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तब जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर ने क्या बोला? बोहर ने ये बोला, कहता सुनो ध्यान से, भी ध्यान से सुनो, आप भी ध्यान से सुनो। बोहर ने बोला है तो आपका सुनना फर्ज बनता है। उसने बोला, कहता न्यूक्लियस के बाहर इस टाइप से, कहता बहुत सारे, कहता आपने सपोज कर लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। तो आपने क्या किया, आप ये देखना चाहते हो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा होगा? इसको मैं स्टेट 1 मान लेता हूँ और यहाँ पे मान लेता हूँ 2। ये अभी और फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, ये आपने हवा में सपोज कर लिया। भी न्यूक्लियस से इतनी दूर क्या कोई ऑर्बिट होगा कि नहीं होगा? क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा होगा कि नहीं घूम रहा होगा? फिर आपने यहाँ पे देखना है भी दोनों में से कहीं एक पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या दोनों पे घूम रहा होगा। कैसे देख सकते हैं? तो बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसने बोला, कहता इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करेगा जहां पे रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एमवीआर? एमवीआर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, एमवीआर इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसने ये बात बोली, कहता इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करेगा एटम में जहां पे रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा। h/2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए ये, मतलब n की वैल्यू क्या बननी चाहिए? 1 2 3 एंड सो ऑन। नहीं समझ आया ना? देखो अभी समझ आता है, अभी बताता हूँ। अब देखना ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर आप h/2 पाई को देखते हो, h/2 पाई की कांस्टेंट वैल्यू आएगी, हमेशा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि h भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है। इसका मतलब h/2 पाई की सारी वैल्यू फिक्स्ड है। हमने सपोज कर लिया भी h/2 पाई की वैल्यू, मान लो मैंने कितनी सपोज कर ली? 20 मान ली। h/2 पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। और यहाँ पे भी 20 मान ली बेटा। दो मतलब दोनों केसेस में 1 और 2, h/2 पाई तो कांस्टेंट ही है बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू 20 मान ली। अब देखो एक जगह पे मैंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया बेटा, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया 40 और एक जगह पे एंगुलर मोमेंटम आ गया मेरे पास 35। अब मेरे पास बताओ जहां पे, ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम बेटा मेरे पास 40 आ रहा है तो डेफिनेटली एन की वैल्यू कितनी आ रही होगी माय डियर? 2 आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? हाँ या ना बोलो। एन की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और जब 35 आ रही है तो एन की वैल्यू क्या बनेगी बताओ? 20 को किससे मल्टीप्लाई करें भी 35 आए हमारे पास? 1.75. 1. 75. अब इस सिनेरियो में क्या हुआ देखो, एक केस में तो आपके पास पॉजिटिव ये इंटीजर वैल्यू बनी और एक केस में नहीं बनी। तो इसका मतलब सेकंड वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले वाले जगह पे ही रिवॉल्व करेगा जहां पे रिवॉल्व करते हुए उसका एंगुलर मोमेंटम 40 आ रहा है। तो जहां पे एंगुलर मोमेंटम 40 आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 35 है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ ये बोलो? दोबारा रिपीट करूं या क्लियर है? देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो आपको ऊपर क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आ गया। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम,
बोहर क्या बोलता, कहता मान लो आपने ये चेक करना, आपने जब वन पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, तो वन पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम 40 आ गया, और सेकंड वाले जगह पे जब एंगुलर मोमेंटम निकाला तो 35 आ गया। तो इसका मतलब ये है भी जो सेकंड वाली स्पेस है ना, जो जहां पे आपने सेकंड नंबर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही नहीं, क्योंकि उसने ये बोला था इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करेगा जहां पे रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का कोई इंटीजर मल्टीपल। क्या कहते हो बताओ, हाँ या ना? बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पॉइंट? सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आपको मोमेंटम के बारे में पता है? सर याद नहीं। बिल्कुल भी याद नहीं है? नो सर। हाँ जी, कौन बताएगा मोमेंटम क्या होता है? हाँ आयरीन बोल, मोमेंटम बोल। सर P इज इक्वल टू ma होता है मोमेंटम। क्या होता है? मतलब अगर एक बॉडी कॉन्स्टेंटली एक स्पीड में चल रही है, तो अगर वो रुकना भी चाहेगी तो मोमेंटम की वजह से वो थोड़ा टाइम आगे और चलेगी। जैसे एथलीट रेस खत्म करने के बाद भी थोड़ा टाइम बिल्कुल एकदम से नहीं रुकते। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो बेटा यहाँ पे पहले तो देखो, जिसने ये डाउट पूछा बेटा, ये देखो आपको 9-10 का मोमेंटम के बारे में पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप फिजिक्स में अच्छे तरीके से उसको करोगे, और इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल भी दे दिया मोमेंटम होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली मोमेंटम को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है? वो सारा फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे मोमेंटम के बारे में, फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, सब चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो। मोमेंटम, ठीक है, यह बात क्लियर हुई? बस आपको ये चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तब उसके पास जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। आप यहाँ पे ये दिमाग में ना लेके आओ सर व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो बेटा पूरी डिटेल के अंदर। यहाँ पे सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना ताकि हम लोग केमिस्ट्री में इसको अप्लाई कर पाए, ठीक है? क्या आपको ये समझ आ गया भी ये पोस्टुलेट्स कहता क्या है? ये पोस्टुलेट्स ये कहता है भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में वहीं पे घूम रहा होगा, वहीं पे रिवॉल्व करेगा जहां पे रिवॉल्व करते हुए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का कोई इंटीजर मल्टीपल हो। सर h/2 किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है या फिर सिर्फ एक कांस्टेंट है? एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, क्योंकि h क्या प्लैंक कांस्टेंट है, 2 क्या कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो h/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है ओके और सर। किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ओके सर। ठीक है? बताओ, अब क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस सर। ओके राइट, तो मेरे ख्याल से आगे मूव करना चाहिए अपने को। ओके राइट, ठीक है, चलिए। तो ये था बेटा 6 पॉइंट, ठीक है? अब आता है 7th पॉइंट की बात। अगर हम 7th पॉइंट को देखें, 7th पॉइंट में क्या होता है? 7th पॉइंट में देखो, आप सोच के देखो क्या होता है। हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं। अब सोच के देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो डिस्टेंस है, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं ये डिस्टेंस फिक्स रहता है यार, ये डिस्टेंस चेंज ही नहीं होता। जबकि आप अगर हम ध्यान से सोचें, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा जी, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो जाने चाहिए। और आपने ये भी स्टडी किया हुआ है कि हमारे पास दो एक फोर्स होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? प्रेजेंट बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, प्रेजेंट बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, टू ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज क्यू पॉजिटिव है, एक चार्ज क्यू नेगेटिव है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया, डिस्टेंस कितना है, आर है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है K हमारे पास कांस्टेंट होता है Q1, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा 10th तक आई थिंक, पढ़ा इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, देखो तो आप सोच के देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है यार, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होता। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो रहा है, दो फोर्सेस काम कर रही हैं यहाँ पे। एक फोर्स तो लग रही होगी बेटा अंदर की तरफ, ध्यान से देखना, अब जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना। एक फोर्स तो लग रही होगी अंदर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अंदर की तरफ, एक फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्सेस पैरेलली काम कर रही हैं, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी। और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन में आपसे कुछ पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक है, फिजिक्स में। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन जहां पे है एक फोर्स तो अंदर की तरफ लग रही है और एक फोर्स बेटा बाहर की तरफ लग रही है, और इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहीं का वहीं घूम रहा है। इसका मतलब हम डेफिनेटली क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी ना। ये स्टूडेंट्स बोलो, आप में से रिप्लाई नहीं बेटा मेरे को आता, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव सा रहता सिस्टम आपका। जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा अभी आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं है। आप सबके पास, आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप मोबाइल पे बैठे हो, तो अनम्यूट करके अपने आप को बोलो यस और नो। सर लास्ट वाली लाइन दोबारा एक्सप्लेन कर। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं बेटा जी। तो टू फोर्सेस कैसे काम कर रही है, एक फोर्स तो अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है, जो अंदर की फोर्स, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में है। और एक फोर्स डेफिनेटली बाहर की तरफ लग रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तभी तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जहां पे वहीं का वहीं घूम रहा है। अदरवाइज अगर अंदर वाली फोर्स ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता रहता, अगर बाहर वाली फोर्स ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकल जाता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता रहता। आप सोच के देखो, आप क्या करते हो, जब आपने मान लो ये हमारा पास एक पेन है, इसके साथ थ्रेड से मैंने किसी चीज को बांध दिया, किसी स्टोन को बांध दिया, अब इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, वो स्टोन ऐसे का ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसा घूम रहा है। अब मैं क्या करूँ, उसको अगर मैं यहाँ से काट दूं, थ्रेड को काट दूं, तो वो बहुत दूर जाके गिरेगा, वो जो स्टोन है वो काफी दूर जाके गिरेगा। क्यों जाके गिरेगा, क्योंकि ये वाली फोर्स खत्म होगी, डेफिनेटली एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी और उस फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ चला गया। इसका मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है, अगर बाहर की तरफ फोर्स नहीं लग रही होती तो जब मैं उसको काटता तो वो वहीं पे गिर जाता। अगर कोई चीज दूर जा रही है तो डेफिनेटली वो फोर्स की वजह से जा रही है। तो अगर एक चीज बाहर की तरफ लग रही है तो अंदर की तरफ भी तो फोर्स लग रही होगी, क्योंकि अगर बाहर की तरफ लग रही होती फिर तो वो सिर्फ बाहर की तरफ जा रहा होता, पर वो जहां का है वहीं का वहीं घूम रहा है। इसका मतलब एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस सर। तो बोहर ने क्या Yes, बोला, sir. बोहर ने बोला, कहता द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, nucleus and electron is balanced by centrifugal force, balanced by centrifugal force। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज को और समझना है आप लोगों ने, यहाँ पे जो मैंने Q लिया है, यहाँ पे जो Q1 लिया वो मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज मान लिया, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Q2 कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, हमारे लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस मेरे लिए Q1 है और इलेक्ट्रॉन मेरे लिए Q2 है, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज मान लेता हूँ E चार्ज है, E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैंने चार्ज मान लिया, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो डेफिनेटली माय डियर ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा Q2 E के इक्वल हम लोगों ने मान लिया। E का मतलब कि इतने कूलम चार्ज, तो ये जो न्यूक्लियस के ऊपर बेटा जो चार्ज होगा वो डेफिनेटली Z E के इक्वल होगा ना। और Z यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। कैसे? सोचो सोचो इसके बारे में। अब सोचना मेरे पास, हमारे पास ये न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर माय डियर कोई चार्ज होता ही नहीं। चार्ज सिर्फ किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लो अगर न्यूक्लियस में बेटा 2 प्रोटॉन्स हुए, 2 प्रोटॉन्स हुए, बताओ कितना चार्ज होगा? बोलो कितना चार्ज होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। अगर 10 प्रोटॉन्स हुए तो 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो Z ही होगा ना। और Z किसको रिप्रेजेंट करे? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, हाँ या ना? क्योंकि ZE का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक E से मल्टीप्लाई कर दो। E का मतलब क्या है? E इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है और वो चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। पहले मेरे को ये बात बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यस सर। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मिला ZE पता लगा भी न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होगा। क्योंकि Z किसको रिप्रेजेंट करता है? Z रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। E क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है माय डियर। क्लियर? हाँ के ना? डन। ओके, तो मैं मूव कर रहा हूँ आगे, अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलें आगे। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। तो क्या बना अपने पास स्टूडेंट्स? देखिए, तो हम ये लिखेंगे, हमारे पास क्या बनता है? हमने बोला अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर ने क्या क्या पॉइंट बोला था? बोहर ने बोला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये उसने बात बोली। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी बेटा? mv स्क्वायर बाय R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, mv स्क्वायर बाय R। अब मेरे पास Q1 क्या है? Q1 इस मेरे पास Z ही है। Q2 चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है वो कितना? E। तो मेरे पास बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? K इंटू ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। राइट, हाँ या ना? बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? और ये वाला पॉइंट है जिससे हम लोग सारी डेरिवेशंस करने वाले हैं। बोलिए बच्चों, ये समझ आया मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोहर नहीं बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल है? या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 हम लोगों ने क्या मान लिया? सपोज किया अभी क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो Q1 को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अभी Q1 हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 हमारे पास नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कितना है हमारे पास? पॉजिटिव कितना होगा? जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है? ZE है। और नेगेटिव स्पीशीज हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना? E है। तो K इंटू ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। बोलिए स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक?
फटाफट रिप्लाई करो, चलो सारे रिप्लाई करो, बताओ हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है ये पॉइंट? Yes, sir. जसमन कहता क्लियर है, ओके। जसमन को तो क्लियर हो गया, मेरे को मैसेज आ चुके, जसमन का रिप्लाई आ गया, बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया। Yes, sir. क्रेशी इंडिया कहते क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ओके राइट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने पॉइंट्स हो गए बताओ, कितने पॉइंट्स हो गए? 7. 7। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, जो बोहर का पोस्ट इट इज एप्लीकेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम, यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सिर्फ यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड है जितना भी बोहर का मॉडल है। यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, मतलब जिन एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा उन पे ही वैलिड है सारे का सारा ये बोहर। अब बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसे? देखो, जैसे हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम पॉजिटिव बन गया, तो हीलियम पॉजिटिव के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम ले लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, तो लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव लगा दो, तो ये भी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, 10 पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। यहाँ पे बोहर ने, आपने ये नहीं देखना भी ये चीज फिजिबल है कि नहीं है, कहीं आप सोचना स्टार्ट कर दो कि सो आपने तो सोडियम के ऊपर 10 पॉजिटिव लिख दिया, फिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बस ये बात कर रहे हैं भी जिनके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनपे ये बोहर वाला मॉडल एप्लीकेबल, ठीक है। जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनपे ये वाला मेथड क्या एप्लीकेबल, क्या कहते हो? डन? Yes. ओके, सबको क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं कि आपने पहले ये बताना है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ भी किन पे बोहर का मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखो, बोहर मॉडल नॉट एप्लीकेबल फॉर, बताओ बोहर मॉडल नॉट एप्लीकेबल फॉर। ए ऑप्शन है, हम लिख रहे हैं हीलियम पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन लिखा कार्बन 6 पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है लिथियम 2 पॉजिटिव, और फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरीन 8 पॉजिटिव। बताओ किस पे बोहर का मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है? यस 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 यस, बताओ क्या आंसर आएगा, किन पे बोहर का मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा? गेविन जॉर्ज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आंसर विल बी सी। मतलब सी के ऊपर 6 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, पॉजिटिव आने का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2 पॉजिटिव का मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 8 पॉजिटिव का मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो कौन बचा यार? कार्बन ही तो रह गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 का 6 पॉजिटिव हो गया, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कोई। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उस पर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, अब वो दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not permissible value of is not permissible value of angular momentum
of electron in hydrogen atom. ध्यान से बच्चों, ध्यान से। फर्स्ट आता है 1.5 h अपॉन पाई, सेकेंड आता है 0.5 अपॉन h इंटू h अपॉन पाई, थर्ड 1.25 इंटू h अपॉन पाई, और फोर्थ हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस। चलो आंसर करो। Which of the following is not a permissible value of angular momentum of electron in hydrogen atom? कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? देखिए कौन सोचता है। प्रियांशी, बहुत बढ़िया, ग्रेट बेटा, वेरी गुड। प्रियांशी का आंसर सही आया, एरिन का सही आया, बहुत अच्छे। वैभव थोड़ा सा ध्यान दे, दिव्या, वैभव थोड़ा सा बेटा देखो मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे ऑप्शंस में। नॉन जस्मन, मेरे को पता था मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑल ऑफ दिस का आंसर करेंगे बच्चों, पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 1.5 h अपॉन पाई आएगा। देखो क्यों आ रहा है जसमन, वेरी गुड। हाँ क्यों, वो हमारे पास वो फॉर्मूला था h अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे n की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए थी, राइट। और ऑप्शंस के अंदर क्या कर दिए, h अपॉन पाई डाल के पूछ रहे हैं, h अपॉन पाई डाल के पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया n/2 की वैल्यू बेटा 1.5 है, तो अगर n/2 की वैल्यू 1.5 है तो ये 3/2 हो सकता है ना अपने पास, हाँ या ना। क्योंकि अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे n की कौन सी वैल्यू है बेटे, n यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू बन रहा है। बात समझ आई। ऐसे ही यहाँ पे h अपॉन पाई, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे h2 को सॉल्व करके उन्होंने वैल्यू लिखी है बच्चा, तो इसका मतलब सेकंड वाले केस में n/2 इज इक्वल टू 0.5 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1/2 होगा ना, हाँ या ना, क्लियर। और वहां पे क्या लिख रहा है, 1.25/2 कर रहा है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा अपने पास, तो ये बनेगा 2.50/2, तभी तो सॉरी ये बना, हाँ 1.25 बोल रहा है ना, तो 1.25 का मतलब क्या होगा बेटा, 2.50/2, क्लियर। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.50 आ रही है। इज इट पॉसिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट, बोलो, इज इट पॉसिबल और नॉट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए थी अपने पास, तो ऑप्शन विल बी सी। उन्होंने बोला कौन सा परमिसिबल वैल्यू नहीं है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये स्टूडेंट्स बताइए बेटा, सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, प्रीति, रिया, इशिता, रविंदर, क्लियर सबको? चलो बोलो फटाफट, रिप्लाई करो। किसने पूछना है इसमें से, किसको क्लियर नहीं है, हैंड रेस कर लो जिसको क्लियर नहीं है ये चीज। बेटा आप लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो, तो आपका रिप्लाई बहुत फास्ट होना चाहिए, रिप्लाई बहुत फास्ट होना चाहिए आपका, क्लियर। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये था माय डियर हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स के बारे में, जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सक्सेसेस ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। सक्सेसेस ऑफ बोहर मॉडल। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है सक्सेसेस ऑफ बोहर मॉडल, ठीक। अब हमने बोहर मॉडल की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना है यार, ठीक है। हमने पढ़ किसके बारे में लिया,
हमने बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अभी बोहर मॉडल कहता क्या है। अब जो हमारा काम है, अब हम लोगों ने बोहर मॉडल के सक्सेसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल, राइट। तो चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में। रेडियस ऑफ ऑर्बिट सबसे पहला। बोहर ने क्या किया, यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ना, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर दिया था उसने। ठीक है, पहला देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, बोहर ने क्या बोला था बेटा जी? बोहर ने बोला, कहता ये एक्सप्रेशन दिया था के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये बोहर ने बोला। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट यही था। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। एक आर से एक आर कट गया। ओके, अब यहां से बेटा v की वैल्यू निकालो, वी स्क्वायर की। अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वी स्क्वायर मिल गया के जेड ई स्क्वायर, लिख देता हूँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर। राइट बच्चों, क्लियर यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, एक बोहर का और पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट वो क्या था? बोहर ने बोला था जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो nh/2 पाई होता है। nh/2 पाई होता है, ये बोहर ने बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने v की वैल्यू को निकाल ली। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालते तो v की वैल्यू क्या बनेगी? nh/2 पाई m इंटू आर। v की वैल्यू निकाल ली और इस v की वैल्यू को उठा के ना, इस v की वैल्यू को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। बोलो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? क्या बन रहा है? वहां पे वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या बन गया? 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, nh/2 पाई m इंटू आर। इसका स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कर दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है? के जेड ई स्क्वायर बाय एम इंटू आर के। तो यहाँ से भी जो कटैया होता है वो कर दो, जो जो चीजें कट रही हैं हटा दो, उनको काट दो फटाफट पे। क्या काटोगे? एक एम से बेटा एक एम कटेगा, एक आर से बेटा जी एक आर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आप लोग निकालोगे, देखो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ध्यान से देखना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखो क्या ये वैल्यू मिली आपको? यस और नो? क्लियर है? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है बेटा, कुछ भी नहीं किया। आर की वैल्यू निकालो, देखो आर की वैल्यू जस्टिफाई करो, ये वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू अपने को मिली बच्चों, वो मिल गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, चलो चले आगे, यहाँ तक क्लियर है? प्रीति क्लियर है? ओके चलो, तो अब आके सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास आर का जो रिलेशन आ गया, आर की वैल्यू ये आ गई थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करो, जितने भी कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, जो जो कांस्टेंट है उनको अलग निकाल लो। तो आर इज इक्वल टू, क्या क्या कांस्टेंट है? एच कांस्टेंट है एच स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है,
k कांस्टेंट है और e स्क्वायर कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या रह गया n स्क्वायर बाय z। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से जो कांस्टेंट था उनको बाहर निकाल लिया। कैसे देखो, अगर h की वैल्यू देखते हैं तो h क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है बेटा 3.14 है। m क्या है यहाँ पे, व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है। k क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है और k की वैल्यू अगर देखते हैं तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये डाउट होगा सर ये k की वैल्यू कैसे है, ये बता दो, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, हमारे पास था फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो तो k का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, k इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन, ऐसे यूनिट्स ले रहा हूँ। आर के क्या होंगे मीटर का स्क्वायर और ऐसे ही में चार्ज का यूनिट्स क्या होता है कूलम। तो क्या बन गया बेटा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, राइट। ये आगे के की वैल्यू। ई हमारे पास क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ई की वैल्यू कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो इस सबकी वैल्यू कांस्टेंट है ना अपने पास, हाँ या ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे रिप्लाई बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन था बेटा पहले इस एक्सप्रेशन को हाईलाइट, इसको बॉक्स में बंद करो, एक ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं, वहां पे इक्वेशन कितना 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। तो क्या करो, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल अबव कांस्टेंट इन इक्वेशन 3। तो जितने भी ऊपर कांस्टेंट है इन सबकी वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। तो जब आप यहाँ पे बेटा इन सबकी जगह पे आप ये सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, कर दी, सॉल्व कर लोगे, कर लिया। सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, मैंने पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके रिजल्ट बता रहा हूँ क्या आएगा। टाइम थोड़ा वेस्ट करना है अपन ने, ठीक है। सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा 0.529। इसको सॉल्व करके साथ में क्या मिलेगा n स्क्वायर बाय z और ये आंसर मिलेगा एंगस्ट्रॉम, और ये आंसर मिल जाएगा अपने को एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब काफी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर ऊपर तो मीटर में है, k की वैल्यू देखो सर मीटर में है, बिल्कुल। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा मीटर में आएगा, मैंने उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर। अब ये भी दिमाग में आएगा सर मीटर में क्यों ले रहे हो, मीटर में क्यों नहीं ले रहे, क्या दिक्कत है आपको, मीटर अच्छा नहीं लगता? मैं बोलता हूँ मैं क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहा मेरे को मीटर उतना ही अच्छा लगता है एटम के लिए, मीटर में डिफाइन करना उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको पटियाला से शिमला जा रहे हो और जितना डिस्टेंस है आप उसको सेंटीमीटर में बोलो, सेंटीमीटर में मेजर करो, आपको जैसा लगेगा वैसे ही। मेरे को एटम के साइज को मीटर में डिफाइन करके वैसे ही फील आता है। क्या मतलब, पटियाला से लेकर शिमला तक का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, डिस्टेंस काफी है। जब आप उसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी यार, डिस्टेंस ज्यादा है, यूज आप लोगों ने छोटा यूनिट कर लिया, राइट। तो दिक्कत आई ना। ऐसे ही एटम का साइज तो छोटा सा है, बहुत स्मॉल साइज का एटम होता है, तो उसके लिए स्मॉल यूनिट ही चाहिए होगा एक्सप्रेस करने के लिए, वो ज्यादा बेटर है। मीटर में तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी मीटर में, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोगों ने छोटे यूनिट में कर लिया। छोटा यूनिट कौन सा ले लिया, एंगस्ट्रॉम ले लिया, राइट। क्लियर है, बताओ यस स्टूडेंट्स, हाँ या ना, यस और नो, ये फॉर्मूला सबको समझ आया बच्चों? यस और
यहाँ पे इन दो फॉर्मूलेस को अंडरलाइन कर लो बेटा। एक तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला पूरे बड़े वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ये आर स्क्वायर वाला ये बहुत जगह पे यूज होगा फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला बेटा ये वाला हो गया अपने पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, और यहाँ पे ये बता दें भी एन और जेड क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एन को डिफाइन करते हैं, एन यहाँ पे बेसिकली ऑर्बिट नंबर है और जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। जेड इज एटॉमिक नंबर। देखिए चैट बॉक्स में किसी बच्चे ने कुछ भेजा था, देखें क्या पूछना चाहता है वो। एरिन बेटा मैं पीडीएफ भेजूंगा बेटा, आप देख लीजिएगा। आप पीछे पेज करने का मतलब वो सारा डिलीट करना पड़ता मेरे को। एक्चुअली मेरी सेटिंग वैसे नहीं है, मैं इजीली पुराने पेज पे पहुंच जाऊं। ओके, क्या पूछना है आप पूछ सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ओके चले आगे। फॉर्मूला क्लियर है बच्चों? ओके राइट, चलो। अच्छा देखो, इसी फॉर्मूले को ना एक यूनिट और में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जसमन ये क्या भेजा आपने, कोई नंबर भेजा आपने मेरे को? ओके देखो, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसमें इसके इक्वल होता है। अगर हम मीटर की बात करें तो हमें पता है जो 1 मीटर होता है वो 10⁻12 पिकोमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो अगर एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा, 10⁻⁻10 मीटर तो हो गया, इसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो 1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है वो 10⁻2 पिकोमीटर के इक्वल आ गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻2 पिकोमीटर। राइट बच्चों? तो इसका मतलब जो पहले वाला जो एक्सप्रेशन था वो क्या बन जाएगा, वो था आपके पास रेडियस 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और वो किसमें था, एंगस्ट्रॉम में था। अब इसको अगर आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पिकोमीटर में आ जाएगा। तो 10⁻, अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 52.9 इंटू क्या बनेगा, एन स्क्वायर बाय जेड। बोलिए, तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा किसमें आ जाएगा, पिकोमीटर में। ठीक है, वो रिजल्ट हम लोगों ने Yes, निकाला sir. था एंगस्ट्रॉम में, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया पिकोमीटर। एक चीज तो और सोचने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देखो सोचो ध्यान से, अब क्या करो, इसके अंदर ना आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो। मान लो n की वैल्यू 1 पुट कर दी और z की वैल्यू 1 पुट कर दी। z की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो बताओ r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 52.9 पिकोमीटर आ जाएगी कि नहीं आएगी? r की वैल्यू बोलो बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, r की sir. वैल्यू 52.9 पिकोमीटर आ गई। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया, अभी ये जो आगे कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस नहीं है क्या? ये जो 52.9 आप लोगों ने रिजल्ट निकाला, ये किसका रेडियस था, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का। z की वैल्यू 1 ली मतलब हाइड्रोजन है, n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 52.9, ये बेसिकली हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। इसका मतलब क्या मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू RH1 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड। हाँ या ना? कहने का मतलब यहाँ पे
ये जो आगे कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है, ये वैल्यू बेसिकली रेडियस होता है किसका, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का। इट इज अ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ स्टूडेंट्स, क्या कहते हो, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। पक्का अच्छे तरीके से समझ आया सारी? न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा ये फॉर्मूलेज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो न्यूमेरिकल्स आप लोग काफी कंफर्टेबली कर पाओगे। डेरिवेशन लेंथी है पर बहुत इजी है। चलो हैंड रेस करो, बताओ किस किस को क्लियर है ये चीज। हैंड रेस करके बताओ किस किस को क्लियर है। हैंड रेस तो कर देते हो यार, पर यहाँ पे सिर्फ 6 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट ने किया। ओके डन, ठीक। ओके यहाँ तक क्लियर है। अच्छा टाइम देखना कितना हुआ है, टाइम बताओ मेरे को। 7:22। 7:22। ओके ठीक है। चलो अब करेंगे इसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व। न्यूमेरिकल फर्स्ट, आई थिंक वो नेक्स्ट क्लास में अपने को कर लेने चाहिए अभी, है ना? अभी टाइम कंपैरेटिवली काफी कम है। तो बस अब आपने क्या करना है, आपके एक वीक में भी एक क्लास और है ना, तो उसके अंदर हम लोग सारी सक्सेसेस जो हैं बोर मॉडल की उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसके अंदर रेडियस आता है, वेलोसिटी आएगा, हमारे पास टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, और इसके बेसिस पे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस होंगे। भर भर के क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, ठीक है? तो डेफिनेटली इसको फिर बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं हम लोग। बोलो क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है चलो, तो आज का टॉपिक अपना यहीं तक था। इसको मैं ग्रुप, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा और जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो आपके ग्रुप पे नहीं आएगी, व्हाट्सएप पे नहीं आएगी बेटा, आपको पता है ना कहाँ पे, वो जो आपकी ऐप है वहां पे आपके साथ शेयर हो जाएगी वो, राइट डियर? ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है और नहीं? Sir, one चलो show please previous page. पेज का बोल रहे हो बेटा जी? Sir, yes, sir. Previous page दिखाना। प्रीवियस पेज बेटा अब मेरे पास अब बेटा मैं वो सेट उस पे भेज देता हूँ आपको। Okay, sir. ठीक है भेज देता हूँ। हाँ बेटा एक बार जितने भी पोस्टलेट्स हैं बेटा जी, आप एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन का दिव्या वो यही था भी, इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करेगा जहां पे रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, शायद ये पॉइंट मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, आपको लिखवा दिया था? कोडिंग में नहीं लिखवाया, ऐसे फॉर्मूला में Sir, तो लिखवाया। 6th point wording में नहीं लिखवाया sir. ये 6 पॉइंट वर्डिंग में नहीं लिखवाया क्या? दो सर। नहीं ओके, sir. तो आप ऐसा करो, इसको अब तो एक दो बच्चे लेफ्ट करके, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में लिखवा देता हूँ बेटा, मेरे को याद करवा दीजिएगा, ठीक है? ओके, Okay, sir. बेसिकली वो ये बोल रहा है, तो लिखना तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, electron revolve only in those orbits where angular momentum of electron will be integer multiple of h/2 pi. Clear? Okay. डन स्टूडेंट सबको? चलिए
ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आना इसको अच्छा अच्छे तरीके से, जो भी बोर के पोस्टलेट्स हैं इसको एनसीईआरटी में से पढ़ के आना अच्छे तरीके से। ओके डियर, ओके।